स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यहां पर आपको समावेशी शिक्षा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के बारे में पूछा गया है, इसे कब घोषित किया गया। 1981 में, 1982 में, 1983 में या फिर 1984 में। यहां पर आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष पूछा गया। यहां पर विश्व विकलांग वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 1981। लेकिन यहां पर विश्व विकलांग वर्ष के बारे में पूछे कि इसे कब घोषित किया गया था विश्व विकलांग वर्ष को, तो उसे 1992 में 1992 में उसे घोषित किया गया था विश्व विकलांग वर्ष को। अब बात आती है यदि एग्जाम में पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या फिर विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों ही 3 दिसंबर को मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 को मनाया जाता है, विश्व विकलांग वर्ष 1992 को मनाया जाता है और दोनों ही 3 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां पर देखिए कथन दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। यहां कथन किसका है, ड्रेवर का है, गेट्स का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर फ्रोवेल का है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा गेट्स का। याद रखिएगा यहां पर जो कथन दिया गया है ये गेट्स के द्वारा दिया गया कथन है, काफी इंपोर्टेंट है, सभी की सभी इंपोर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य बच्चों का आईक्यू कितना होता है। यहां पर देखिए सामान्य बच्चों का आईक्यू पूछा गया है, कितना होता है, 90 से 110 होता है, 80 से 90 होता है, 70 से 80 होता है या फिर 110 से अधिक होता है। तो यहाँ पर सामान्य बच्चों का आईक्यू पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 90 से 110 होता है सामान्य बच्चों का आईक्यू। अब जो 80 से 90 आईक्यू होता है ये किन बच्चों का होता है, तो ध्यान दीजिएगा 80 से 90 मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू होता है, 70 से 80 क्षीण बुद्धि वाले बच्चों का होता है और जो 110 से अधिक होता है या फिर कह सकते हैं कि 110 से 120 या फिर इससे अधिक का जो आईक्यू होता है वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में होता है। तो ध्यान दीजिएगा चारों विकल्पों को मैंने आपको बता दिया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चौथा प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। जो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे हैं इनमें कौन से दोष हो सकते हैं, कान के अंदर, कान के बाहर, कान के मध्य या फिर उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर जो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे हैं इनमें कान के अंदर भी हो सकता है, कान के बाहर भी हो सकता है दोष और कान के मध्य भी हो सकता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त तीनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी। यहां पर देखिए जो मानसिक मंदिता है इसकी परिभाषा किसने दी। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि मानसिक मंदिता किसे कहते हैं। जो मानसिक मंदिता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, इसकी जो बुद्धिलब्धि होती है वो सामान्य से नीचे स्तर की होती, लगभग कितनी होती है, 70 से कम होती है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो मानसिक मंदिता की परिभाषा है वो सर्वप्रथम किसने दी है, डूल ने, नन ने, रास ने या फिर थार्नडाइक ने। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा डूल ने। याद रखिएगा मानसिक मंदिता की जो परिभाषा सर्वप्रथम दी गई है वो डूल के द्वारा दी गई है। छठा प्रश्न, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर आप सभी को पता है कि ये लुई ब्रेल द्वारा आविष्कार किया गया है ब्रेल लिपि का। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1809 में और ये कहाँ के रहने वाले थे, लुई ब्रेल, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है 7वां। अभी हमने जाना कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो वो लुई ब्रेल ने किया था, जिनका जन्म 1809 में हुआ था और ये फ्रांस के निवासी थे। अब यहां पर आपको बताना है कि ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं, 250 होते हैं, 256 होते हैं, 260 होते हैं या फिर 265 होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 256। याद रखिएगा जो ब्रेल लिपि में अक्षर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 256 की होती है। 8वां प्रश्न,
ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? यहां पर देखिए अभी हमने जाना ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, उसमें कितने अक्षर होते हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार कब हुआ, 1920 में, 1940 में, 1950 में या फिर 1921 में। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 1821 में। याद रखिएगा ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में हुआ था। नवा प्रश्न, भारतीय ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय ब्रेल लिपि के बारे में पूछा गया है कि ये कितने डॉट पर आधारित होती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 6। याद रखिएगा भारतीय ब्रेल लिपि 6 डॉट पर आधारित है। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 10वां प्रश्न, विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? यहां पर देखिए विकलांगता के प्रकार पूछा गया है। कितने होते हैं विकलांगता के प्रकार? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो याद रखिएगा जो विकलांगता के प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी दोष और अस्थि बाधित, ये 4 प्रकार के विकलांगता पाई जाती है। तो आपको ध्यान देना है। तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाता है। यह किसका कथन है? यहां पर आपको बताना है। यहां पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट है। इवांस के, आटो के, पेज के या फिर नरेंद्र देव के। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा पेज के। याद रखिएगा बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाता है। यहां पेज का कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, यहां कथन किसका है कि बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहां अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी जहां पर प्रतिभावान बालक को सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जा सके। यहां पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? B.S. दास के द्वारा, ऑटो के, किम्बल के या फिर स्किनर के। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑटो के। यहां कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑटो के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है, अस्थि बाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं? यहां पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अस्थि बाधित मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की विकलांगता पाई जाती है और चारों प्रकार आपको बताए थे। श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी दोष और अस्थि बाधित, ये 4 प्रकार के दोष मैंने आपको बताए थे जिसमें एक यहां पर पूछा गया है अस्थि बाधित। अब अस्थि बाधित बच्चों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। ये किस प्रकार के बालक होते हैं? तो यहां पर जो अस्थि बाधित बालक होते हैं दोस्तों, ये वे बालक होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो जिससे वे सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो। ऐसे बच्चे को कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? अस्थि बाधित बच्चों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यहां पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है। हकलाना, पांव फिरा, मेरुदंड का वक्र होना या फिर विकृत नितंब। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, आप यहां पर चारों विकल्पों को पढ़कर आंसर लगा सकते हैं। हकलाना ये अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? तो ये जो वाणी दोष मैंने आपको एक और विकलांगता बताई थी उसका ये दोष है। तो यहां पर जो पांव फिरा है, मेरुदंड का वक्र होना और विकृत नितंब, ये तीनों ही अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता है। यहां पर दोष कह सकते हैं इनको। तो यहां पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? यहां पर जो हस्तशिल्प की शिक्षा है ये किसको दी जानी चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। सामान्य बालक को, मंदबुद्धि बालक को, पिछड़ा बालक को या फिर प्रतिभाशाली बालक को। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा मंदबुद्धि बालक को। जो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए वो मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सामान्य बालक कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे, समस्यात्मक बालक कहेंगे या फिर प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, इस प्रकार का जो बालक है उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। क्या कहेंगे? जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। अगला प्रश्न, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के कितने प्रकार बताए? यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों के कितने प्रकार बताए हैं क्रो एंड क्रो ने। 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 2। क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के 2 प्रकार बताए हैं।
अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, पुस्तक के बारे में पूछा गया है। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक किसकी रचना है? क्रो एंड क्रो की है, ओडन की है, हेविंग हट्स की है या फिर सिरिल बर्ट की है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा जो ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन जो पुस्तक है ये हेविंग हट्स की पुस्तक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। जिस बालक की आईक्यू 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यहां कथन किसका है? यहां पर आपको बताना है, यहां पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, रास का है या फिर सिरिल बर्ट का है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, यहां पर जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है कि जिस बालक की आईक्यू 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है? यहां पर देखिए मैंने 4 विकल्प आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, उन चारों के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पर प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछा गया है कि इनका जो आईक्यू है वो कितना होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 130 से अधिक के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो आपका यहां पर राइट आंसर 4th वाला होगा। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं, जो क्रोध करते हैं या फिर कह सकते हैं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, इस प्रकार के जो बालक हैं वो किस बालक की श्रेणी में आते हैं या फिर वो क्या कहलाते हैं? सामान्य बालक कहलाते हैं, पिछड़ा बालक कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं या फिर प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं? तो यहां पर राइट आंसर होगा समस्यात्मक बालक। यहां पर देखिए जो किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है उसे ही हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में उसे ही समस्यात्मक बालक कहते हैं। यहां पर क्रोध कर रहा बालक या फिर चोरी कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है तो एक समस्या क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चाहे वो झूठ बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, सभी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर आपका यहां पर तीसरा वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आगे भी आएंगे। भाई अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यहां किसने कहा? यहां पर किसके द्वारा यहां कथन कहा गया है? लेंग के द्वारा, हॉलिंगवर्थ के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा या फिर नन के द्वारा? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा स्ट्रिंग के द्वारा। भाई अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, यहां स्ट्रिंग के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्वागत करता है। यहां पर आपको बताना है जो समावेशी शिक्षा है वो किसका स्वागत करता है? केवल अक्षमता युक्त सीखने वाले का करता है, केवल अक्षमता रहित सीखने वाले का करता है, दोनों तरह के सीखने वाले का करता है या फिर केवल प्रतिभाशाली सीखने वाले का करता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा जो समावेशी शिक्षा है वो अक्षमता युक्त सीखने वाले का और अक्षमता रहित सीखने वाले का, इन दोनों का ही स्वागत करता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। यहां पर जो सी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिए यदि आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको समावेशी शिक्षा की चुनौती कौन सा नहीं है विकल्प, इसके बारे में बताना है। परिवर्तन का विरोध, पर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी या फिर लचीला अधिगम वातावरण? तो यहां पर आप देख सकते हैं लचीला अधिगम वातावरण ये समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है। परिवर्तन का विरोध, पर्याप्त बजट और अधिगम सामग्री की कमी ये तीनों ही समावेशी शिक्षा की चुनौतियां के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बार यहां सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए। यहां पर देखिए जब बालक में पता चली गया है कि ये दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके आगे की जो प्रोसेस है या फिर उसके आगे का जो आकलन है वो किस परीक्षण में होना चाहिए? बुद्धि परीक्षण में, प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण में, शैक्षिक आकलन में या फिर सामाजिक आकलन में? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा उसका आगे का जो आकलन होना चाहिए वो प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण में होना चाहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यहां पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? बोरिंग, लेंगफेल्ड, वेल्ड के अनुसार, गेट्स के, क्रो एंड क्रो के या फिर फ्रोबेल के? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा बोरिंग, गेलफेल्ड और वेल्ड के द्वारा यहां पर जो कथन दिया गया है यहां बोरिंग, गेलफेल्ड और वेल्ड के द्वारा दिया गया कथन है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहां पर आपको बताना है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, साथ में श्रव्य कैसेट, ये तीनों ही दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जो छोटे अक्षरों में छपी किताबें हैं, ये जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, जो देख नहीं सकते, इनकी किसी काम की नहीं, या फिर कह सकते हैं ये शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहां पर आपका राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, झूठ बोलने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। समस्यात्मक बालक जो किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं उसे ही समस्यात्मक बालक कहते हैं। और इसमें झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, क्रोध करने वाले बालक आते हैं। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि यहां पर आप 28वें प्रश्न में देख सकते हैं, चोरी करने वाले बालक, ये किस प्रकार के बालक होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ये भी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत ही आएंगे। तो आपका राइट आंसर यहां पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, स्टोन्स के अनुसार पिछड़े बालकों की कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यहां पर देखिए स्टोन्स के अनुसार पूछा गया है, पिछड़े बालकों की कक्षा में पूछा गया है कि जो छात्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 15, 20, 25 या फिर 30। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 20। स्टोन्स के अनुसार पिछड़े बालकों की कक्षा में जो छात्रों की संख्या होगी वो 20 होगी, या फिर 20 होनी चाहिए। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, यहां कथन किसका है कि पिछड़ा बालक वहां है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा से उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य है। क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया कथन है, स्किनर का है, रास का है, या फिर सिरिल बर्ट का है। काफी इंपोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सिरिल बर्ट के द्वारा दिया गया कथन है। तो यहाँ पर जो आज के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।